हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का वेलकम है स्मार्ट स्प्रिंट के अगले लेक्चर सीरीज में, जो कि है ज्योग्राफी। अभी देखो, मेन क्या है ना कि ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है। और ज्योग्राफी अभी जिस तरह से पैटर्न चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों से एक उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा कि पिछले 5 सालों से, ठीक है, आखिर यूपीएससी में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। एंड आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और पिछले 2 सालों में तो ये रेशियो बढ़ चुका है। जैसे कि 24 का ले लो टाइम। ठीक है। 24 वाले में आप देखोगे कि मोर देन 20 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, करंट अफेयर मिक्स करके। लेकिन ये 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हर साल होते हैं। ये आप सभी को समझ के चलना है। ठीक है। और ये एवरेज है। आप खुद सोचो कि अगर ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एंड दिक्कत क्या होती है कि लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत गलती करते हैं। और ये गलती क्यों होती है, क्या दिक्कत है? इन सब गलती का एक ही रीजन है, कॉन्सेप्ट। लोगों को लगता है ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, बचपन में नहीं पढ़ा है, कभी समझ नहीं आया बचपन में, तो दोबारा कभी समझ में ही नहीं आएगा। बहुत लोगों की ऐसी मेंटेलिटी मैंने देखी है। अभी क्या है ना कि आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं कि जब आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, अपने दिमाग को खाली करके बैठो, बस कॉमन सेंस यूज करने सीख जाओ। अभी क्या है कि हमारा जो अप्रोच होगा ज्योग्राफी को लेके, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, आपने इकोनॉमी का लेक्चर देखा है, आपने पॉलिटी का लेक्चर देखा है, तो फिर आप हमारे अप्रोच को जानते हो। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी में हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा अप्रोच रहने वाला है पीवाईक्यू ओरिएंटेड। ठीक है। हम लोग फोकस करेंगे पीवाईक्यू को, और साथ ही साथ हमारा जो सोर्स है, ये सोर्स क्या होने वाला है। ठीक है। एंड आखिर हम लोग किस तरह से अपने टॉपिक्स को समझने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको लेक्चर के एंड तक में सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड शायद जो अभी तक आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल है और ये बहुत ही ज्यादा टफ है, तो मेरे ख्याल से अगर आप लेक्चर को एंड तक देखोगे, उसके बाद ये टफ मॉडरेट में आ जाएगा। ठीक है। और मे बी आप लोगों को ये इजी लगने लगेगा। ठीक है। तो अभी देखो करना क्या है, स्टार्ट कैसे करने वाले हैं। अगर आप लोगों को लगता है ज्योग्राफी टफ है, हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप क्लियर समझो कि प्रॉब्लम ज्योग्राफी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। प्रॉब्लम आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरह से अप्रोच कर रहे हो ज्योग्राफी के लिए, प्रॉब्लम वहां पे है। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखोगे, जो कि हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, लेक्चर के लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू के ज्योग्राफी से आए हुए पीवाईक्यूज को भी देखेंगे, और ये देखेंगे कि कितना इजी है और उसे किस तरह से समझा जा सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने अप्रोच को चेंज करने वाले हैं। ठीक है। और अप्रोच को चेंज कैसे करना है, इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में सीख जाएंगे। ठीक है। अभी देखो क्या है, सबसे पहले क्या समझना है कि आखिर ज्यादातर स्टूडेंट ज्योग्राफी को इतना टफ क्यों समझते हैं। ठीक है। वाई वाई ज्योग्राफी इज टफ। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ठीक है। अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, बहुत लोग हैं जो कि 10 ईयर के भी नहीं देखते हैं, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप कम से कम 10 साल के क्वेश्चन को देखोगे। ठीक है। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन को देखते हो, और इसमें आपको क्या दिखेगा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ना, वो रट्टा मारने से तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे हैं, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है। एंड इसके साथ साथ ही आप जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, क्या उन सारे कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो, ये दो चीज। मतलब अगर आपने मॉनसून पढ़ा है कि मॉनसून के कारण इंडिया में बारिश होती है, और मॉनसून एक बहुत बड़ा इरिगेशन सोर्स है इंडिया के लिए,
तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जब मानसून आता है तो क्या चीजें हो रही है क्लाइमेट में, और क्लाइमेट कैसे काम कर रहा है, बारिश क्यों हो रही है। अगर इंडिया के किसी पार्ट में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो वहां पे इतना ज्यादा बारिश क्यों हो रहा है, ये आपको बुक बंद करके सोचना है। और अगर आप बुक बंद करके ये इमेजिन कर पा रहे हो, इस फेनोमेना को समझ पा रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए ज्योग्राफी इजी हो जाएगा। अभी देखो क्या होता है, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, समरी पढ़ लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को देख लेंगे, उससे क्या होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ज्योग्राफी से आए हुए करंट अफेयर भी तभी सॉल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कोई रैंडम फैक्ट उठा लोगे, रैंडम फैक्ट को पढ़ लोगे और सोचोगे इससे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे गलती दिख रही है, गलती क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट। क्या ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस तरह से बनाया गया है ना कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, हम जो देख रहे हैं कि हमारे आसपास हवा कैसे बह रही है, पानी बारिश कैसे हो रहा है, नदी अगर है तो नदी क्यों है, पहाड़ अगर बने हैं, माउंटेन्स अगर फॉर्म हुए हैं तो क्यों हुए हैं, ठीक है, अगर सनलाइट इतना ज्यादा आ रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है। बस इन सब का आंसर है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी नेचर को देखते हुए उसके बेसिस पर एक सब्जेक्ट बनाया गया है। और आप सोचोगे आप सब्जेक्ट को पढ़ लो लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, तो फिर कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, एंड इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। और आप फिर से वही गलती रिपीट करोगे जो आप हर बार करते आ रहे हो। ये जो ज्योग्राफी का नंबर है ना, ये जो 8 से 10 क्वेश्चन है, ये इजिली आपको 20 मार्क्स सिक्योर करवा सकता है। और ये 20 मार्क्स ऐसा है ना कि इसमें 90% से ज्यादा एक्यूरेसी बहुत इजिली आता है, बहुत कम मेहनत में। ये आप कह लो लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है। ये लो हैंगिंग फ्रूट कैसे आपको कैच करना है, ये आपके ऊपर है। आपको अपना अप्रोच कैसे चेंज करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी देखो मैं इतना आपकी गलती बता रहा हूं, बार बार ये बता रहा हूं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं बता रहा। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा, देखो, सबसे पहले समझो कि आखिर हम लोग सेम गलती क्यों रिपीट कर रहे हैं। इसका भी आंसर आप लोग पहले देखो। देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ज्योग्राफी के प्रोसेस को, ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एक प्रोसेस का गेम है। क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रहा है, ज्योग्राफी के प्रोसेस को ना हम प्रोडक्ट की तरह पढ़ने लगते हैं, ठीक है। देखो ज्योग्राफी को हम दो तरह से देख रहे हैं, पहला एक प्रोसेस की तरह, दूसरा एक प्रोडक्ट की तरह। जो ज्योग्राफी को प्रोसेस की तरह देखता है उसके आराम से 20 नंबर सिक्योर हो जाते हैं, और 90% एक्यूरेसी रही तो 18, सोच रहे हो 20 से 18 नंबर कितना लाना पड़ता है हमें, मुश्किल से 90 क्रॉस करोगे आप कट ऑफ में आ जाते हो। और उसमें जब आपको कोई सब्जेक्ट आराम से 18 नंबर 20 नंबर दे रहा है, तो क्यों उसे छोड़ना है, और इतने कम मेहनत में। 15 दिन भी ज्योग्राफी के लिए आप मेहनत करते हो तो भी आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। क्यों नहीं करना है वो काम, आपको ज्योग्राफी प्रोसेस की तरह लेके जाना है, प्रोडक्ट की तरह नहीं देखना है कि मानसून पढ़ लिया, मानसून में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कभी दिमाग लगाया ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इंडिया के मानसून को साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं, कभी सोचा ही नहीं, बस पढ़ लिया कि इंडियन मानसून साउथ वेस्ट मानसून। जब तक ये सब सोचोगे नहीं, जब तक आप ज्योग्राफी को फील करोगे नहीं, तब तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। ये अभी लिख के ले लो। यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा हार्ड ट्रूथ क्या है, ये समझो। आप मैं अभी ना एकदम सच बोलना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर जो है ना, जो डिमोटिवेशन है ज्योग्राफी के लिए, वो वापस से मोटिवेशन में बदल जाए। ज्यादातर एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना जिनको ये भी नहीं पता होता है कि यूपीएससी ज्योग्राफी में एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है। क्यों पता है, पीवाईक्यू ही नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है ज्योग्राफी समझ में आएगा नहीं, ज्योग्राफी छोड़ देना है, या तो फिर ऊपर ऊपर कर लेना है। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं हो रहा है ज्योग्राफी में। हमें ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी क्या टेस्ट कर रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से।
हमें ये समझना होगा कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। हमें ये समझना होगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इररिलेवेंट है। ठीक है, जब आप ये दोनों चीजें समझ जाओगे तो आप बहुत इजीली ज्योग्राफी के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अभी देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता चल पाता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, आखिर क्वेश्चन आने का बैकग्राउंड क्या है। और ये सारी क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो ज्योग्राफी नेचुरली टफ लगना है। और हर किसी को ऐसा होगा जिनको ये सारी चीजें पता नहीं है कि यूपीएससी क्या टेस्ट कर रहा है, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इररिलेवेंट चीजें क्या हैं, तो फिर दिक्कत तो होगी ना, तब तो लगेगा ना सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ज्योग्राफी के लिए 15 दिन दिया है, 15 डेज। और इस 15 दिन में अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से करते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से आप लोगों का पॉलिटी, जिस तरह से आप लोगों का इकोनॉमी, आप लोगों का जो पर्सनल रिव्यू है, जो भी आप इस कोर्स के लिए बता रहे हो, जब जो भी आप बताते हो कि सर पहली बार ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पॉलिटी में इतना मार्क्स आ जाएगा, जो अगर इकोनॉमी में इतना मार्क्स आ जाएगा, उसी तरह का कॉन्फिडेंस आपका ज्योग्राफी में भी आएगा। बस आपको मेरे साथ साथ चलना है और ज्योग्राफी में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, अभी देखो समझो यहाँ पे क्या है। मेन क्या होता है ना कि आप जो पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट जिस तरह से पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम वहां पे है। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज को चेंज करने वाले हैं। अब हम उस अप्रोच को चेंज करेंगे। ठीक है, अब अप्रोच क्या होगा सर फिर, यहां पर जब आप मेरे साथ साथ चलोगे तो ज्योग्राफी हम लोग चैप्टर्स की तरह नहीं पढ़ेंगे कि ये चैप्टर खत्म करना है। हम लोग किसी बुक के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसी कोचिंग के नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस यूपीएससी के पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस के डिजाइन को लेकर रहेगा। हम यूपीएससी के दिमाग के हिसाब से पढ़ेंगे और यही रीजन होगा कि यहाँ पे आपको सिलेबस बहुत ही ज्यादा छोटा मिलेगा, जिससे क्या होगा कि कम पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। 15 दिन में आप खुद ही सोचो ना क्या पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, लेकिन 15 दिन में हम लोग जो जो पढ़ेंगे उससे आपका नंबर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और उसके बाद क्या होने वाला है कि आखिर क्या तरीका है सर आपके पास जिसके बेसिस पे आप ये सब चीजें कह रहे हो कि ज्योग्राफी इजी हो जाएगा। देखो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, उसके एप्लीकेशन पे पूछा जाता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट बना है तो उसका रीजन क्या है, हम वो भी समझेंगे। हम हर एक ज्योग्राफिकल प्रोसेस को लॉजिक के थ्रू देखेंगे और साथ ही साथ उससे आए हुए क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जो जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं हर टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो आपको कहां से फायदा मिलने वाला है, उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, इन सारे मेथड के थ्रू मिलेगा। हम हर ऑप्शन को समझेंगे कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। इसीलिए आप देखोगे जो भी मेरे स्टूडेंट है स्मार्ट स्प्रिंट के प्रीलिम्स प्रोग्राम में, उनको इकोनॉमी टफ लगता था, अब इजी लगने लगा है। पॉलिटी टफ लगता था, अब इजी लगने लगा है। अब हमारा तीसरा जो डेस्टिनेशन है वो है ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी को भी इतना इजी बनाने वाले हम लोग कि हमें कभी दोबारा ज्योग्राफी से डर ही नहीं लगेगा। देखो ज्योग्राफी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग कवर ना कर सके। ज्योग्राफी का सिलेबस तो बहुत अच्छे से डिफाइंड भी है। क्या डिफाइंड है, एनसीईआरटी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं, माउंटेन से, रिवर से, लेक से, विंड से, क्लाइमेट से,
यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जियोमॉर्फोलॉजी से। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नहीं, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि माउंटेन क्यों बना, माउंटेन कैसे बना, रिवर कैसे फ्लो करती है, कैसे लैंडफॉर्म बनाते हुए चलती है और क्यों बनाते हुए चलती है। विंड अगर अपना डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज कैसे हो रहा है, वो डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है। अगर रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल क्यों हो रहा है। अगर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो क्यों उठती है, कैसे वो पूरा प्रोसेस चलता है, और आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा। और यहीं से समझो, आज जो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं ना, ये ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस है। बस एक ही चीज है, क्या? तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, आपको फोकस करना है लॉजिक पे। ये तीनों चीजों पे फोकस करते हुए अगर आप ज्योग्राफी करते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका ज्योग्राफी बहुत बेटर हो जाएगा, आज जितना है उससे भी ज्यादा। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं रहेगा, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपने अपना अप्रोच चेंज किया एंड उसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर इस अप्रोच के साथ चलेंगे एंड इसमें हम पीवाईक्यू को ऐड कर देंगे, आप समझ रहे हो, ये गोल्डन अप्रोच है यूपीएससी का किसी भी सब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद आपको ज्योग्राफी प्रिडिक्टेबल लगने लगेगा। अभी देखो यहाँ क्या है, यहाँ ज्योग्राफी इस तरह से पढ़ेंगे कि जिनको कुछ भी नहीं पता है जो आज से पहले ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानता है, बिगिनर है पूरा, यहाँ पे ज्योग्राफी उन्हें भी समझ में आएगा। हम लोग ज्योग्राफी को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब क्या है, जब ज्योग्राफी के बारे में बात हुई थी, जब यूनिवर्स के बारे में बात होनी स्टार्ट हुई, हम लोग इस पॉइंट से पढ़ने वाले हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। हम इस पॉइंट से पढ़ेंगे और हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी को कवर करेंगे। हम ये कभी एज्यूम नहीं करने वाले हैं कि आपको पहले से पता होगा। हम इस तरह से चलने वाले हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। हम पूरा फोकस प्रोसेस पे रखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी का मेन सोर्स है, अब बात करते हैं सोर्स की। लोगों को लग रहा है कि सर कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखो मैं प्रोसेस बता रहा हूं। पहला प्रोसेस क्या होने वाला है कि आप अपने सोर्स को पढ़ोगे, ठीक है। और ये सोर्स क्या होने वाला है, ये होगा एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग। जीसी लियोंग का क्या, पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या है सर, कभी जीसी लियोंग अगर खोल के नहीं देखा है, अब खोल के देखना। पार्ट 2 बात करता है वेदर, क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में। और यहां पे जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो कहीं और नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीसी लियोंग का पार्ट 2 एंड एनसीईआरटी। क्या है एनसीईआरटी में, क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। यही सोर्स है, बस इतना सा। 15 दिन में इस सोर्स को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। रीजन क्यों सर, एनसीईआरटी क्यों? आप अगर पीवाईक्यू को देखोगे उठा के तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि क्लियर कट पीवाईक्यू के पैराग्राफ से एक लाइन उठा लिया गया एंड उसी लाइन पे क्वेश्चन बन गया। मैं बताऊंगा, अभी हम लोग देखेंगे इसमें पीवाईक्यू जो आया है ना, उस पीवाईक्यू को भी यहाँ पे लाएंगे और उस पीवाईक्यू के थ्रू देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। हम यहाँ पे खुद को ट्रेन करेंगे कि अगर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने वाले हैं। एंड इन सब के थ्रू जब आपको सोर्स पता है, आपको अप्रोच पता है, ठीक है। लोगों में दिक्कत क्या
उन्हें सोर्स नहीं पता होता है, उन्हें अप्रोच पता नहीं होता है। आपको सोर्स भी पता है, आपको अप्रोच भी पता है। अब क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, और ये आप करोगे। आपके मेहनत, आपके हार्डवर्क, आपके स्मार्ट वर्क से ज्योग्राफी इजी होगी होगी। ठीक है, इस चीज से ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी देखो, जो भी डर आज तक लग रहा था वो डर अब नहीं लगेगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप देखोगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अभी रुक जाओ, देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। अभी इस क्वेश्चन में आप देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जो सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ओरिएंटेशन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके थ्रू समझने का ट्राई करेंगे यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर जिस दिन ये आपको समझ आ जाएगा ना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उस दिन के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि ज्योग्राफी इतना टफ है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बात कर रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे, ये एटमॉस्फेयर के ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना इजी है वो आई थिंक साइंस के स्टूडेंट को भी पता है एंड आर्ट्स के स्टूडेंट को भी पता है, कॉमर्स वालों को भी पता है, इतना 10th तक सब पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब कौन इस स्टेटमेंट को सही मानेगा? वही जिनको पता नहीं है कि एटमॉस्फेयर किस चीज से ज्यादा गर्म होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। ये स्टेटमेंट कोई भी समझ सकता है और कोई भी बता सकता है कि इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल ज्यादा आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको पहले ही पता चल जाता है कि कोई स्टेटमेंट गलत है, तो उसका आंसर आप बहुत इजीली लगा सकते हो। ठीक है, अभी देखो कैसे, पहला पता चल गया स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अभी देखो, इसमें देखो कहां पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, और हमने वो कर दिया। देखो कितना इजी है ये। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमने ये देखा। अभी देखो दूसरा स्टेटमेंट भी आप चेक करके देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ऐसे तो हम लोग आंसर पे आ गए, लेकिन हम दूसरा स्टेटमेंट भी देखते हैं। ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अभी देखो, ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, क्योंकि हमें पता है ये ग्रीन हाउस के बारे में बात कर रहा है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर ग्रीन हाउस गैस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन का। लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है? जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके जा रहा है अर्थ से। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। कितना सिंपल है, इसी से मेरा ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखो, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अभी ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर के बारे में। आप देखो, ये थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। अभी देखो, समझो बात को, हमें भी पता है कि इक्वेटर के पास जो ट्रोपोस्फेयर है उसका थिकनेस 16 टू 18 किलोमीटर के समथिंग रहता है, एंड पोल पे 8 से 10 किलोमीटर के समथिंग रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका और भी रीजन है, हम लोग जब ये पढ़ रहे होंगे ना, उस समय ये हम बताएंगे भी। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सॉरी, इसको अभी से टिक नहीं करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है समझो, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। इक्वेटर पे क्या होता है?
सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे इंटेंस हीटिंग होती है, और इंटेंस हीटिंग के कारण क्या होता है, नीचे की हवा गर्म होती है और ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। और यही चीज बताता है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के बारे में, और यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमें क्या पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ऑलरेडी मैंने इस पे शॉर्ट्स बना के बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके लिए इजी हो गया। क्या था, कुछ था इसमें? मुझे नहीं लगता कुछ था। अब बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं। ठीक है, अभी देखो ये तो 1 साल का पेपर उठाया था मैंने, अब हम दूसरे साल का भी देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कितने इजी आते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्या बात कर रहा है? क्या 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट है जितना आप लोग सोच रहे हो? अब हम इस चीज को पढ़ते हैं थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। ऐसे बोलोगे सर आप बस बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर बोल रहा है, इन जनवरी the in January in the northern hemisphere, the isotherm bend equatorward while crossing the land masses, the poleward while crossing the ocean. देखो, जनवरी के मंथ के बारे में बात किया जा रहा है, और जनवरी के मंथ के बारे में क्या बात किया जा रहा है? जो आइसोथर्म है, ठीक है, वो कैसे बेंड कर रहा है। अभी एक एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और समझेंगे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ में ये इक्वेटर है, तो हम ये इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस, लैंड पर इक्वेटर की ओर बेंड करते हुए दिखता है। क्या चीज? आइसोथर्म। और यही चीज जब ओशन पे आता है तो हमें क्या दिखता है? ये पोलवर्ड। अब लोगों को लग रहा है क्या बात कर रहे हैं सर ये? आइसोथर्म एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जब उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, और लैंड मासेस का क्या रोल है। एकदम बेसिक ये क्वेश्चन आया हुआ है, सही स्टेटमेंट। अभी देखो जनवरी में क्यों, एप्लीकेशन समझो, सिर्फ आइसोथर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी समझना है। जनवरी में क्या होता है? जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, कि टेम्परेचर क्या होता है? लो रहता है। समझ रहे हो किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन भी बताया गया है। और हमें यह भी पता है कि लैंड क्या होता है? जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ओशन क्या है? बहुत लेट से ठंडा होता है। आप देखो हर एक कॉन्सेप्ट को किस तरह से यहाँ पे यूज किया गया है। और उसी के बाद जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या बोल रहा है? इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात किया जा रहा है, और बोला जा रहा है जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन के ऊपर की जो एयर है और लैंड के ऊपर की जो एयर है उसके टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है। अब देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी ये सब ना ऐसे नहीं कि मैं खुद ही बोल रहा हूं, खुद ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, जब आप लैंडमार्क्स के बारे में, जब आप एयर प्रेशर के बारे में, जब आप एयर टेम्परेचर के बारे में, इन सब चीज के बारे में पढ़ोगे, तो हम इसी तरह के एग्जाम्पल के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को कर लोगे, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी देखो ना, हम दूसरा भी देखते हैं। हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक chalk,
is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. देखो समझो कितना सिंपल स्टेटमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे चौक के बारे में बता रहा है और क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर का इफेक्ट किस तरह के रॉक पे, चौक पे, जो कि बहुत ही ज्यादा परमिएबल होता है। एंड फिर बात कर रहा है क्ले के बारे में, और क्ले क्या होता है, जो हमारा चौक है उससे थोड़ा कम परमिएबल होता है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, क्वाइट एन इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल रॉक। अभी देखो यहां पे जो बात की जा रही है ना, दोनों स्टेटमेंट के बारे में समझो। दोनों स्टेटमेंट हमें, परमिएबल क्या मतलब होता है, जैसे आप देखे हो ना घर में चाय छन्नी देखे हो, जिससे टी स्ट्रेनर देखे हो ना, बस उसी का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है chalk is a porous and hence can absorb water। स्टेटमेंट 2, चौक क्या होता है, पोरस होता है जिसके कारण वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। स्टेटमेंट 3, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ये देखो ये ना स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें बोल गया है, बोल रहा है पूरी तरह से पोरस ही नहीं होता है, जबकि ये स्टेटमेंट तो गलत होता है। क्ले भी पोरस होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वाटर बहुत ज्यादा पास नहीं कर पाते। इसीलिए देखो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम सही बोल रहे हैं। यहां पे भी लिखा होता कि जो क्ले है वो इम्परमिएबल होता है, तो हम इस स्टेटमेंट को भी गलत कर देते। ये दोनों स्टेटमेंट सही निकल गए, ये स्टेटमेंट गलत निकल गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बस यही चेक कर पाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं घुमा रहा है, जरा भी नहीं घुमा रहा है, ठीक है। ये तो हमने 2 साल का पेपर निकाला है, ये 2025 का पेपर है, ये 2024 का पेपर है। अभी एक और क्वेश्चन, ये भी 2024 का है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, यहां पे भी ना कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 बोलो 25, 26 बोलो 26, आपको जैसा लगे। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन 25 ले लेते हैं। 25 में क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो अभी समझो, इतना इजी क्वेश्चन है ये, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी से। अब बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एकदम देखो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत बड़ा लैंड मास था जिसको पेंजिया कहते थे, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके अलग होता गया एक दूसरे से, याद आ रहा है, बस वही है ये, उसी पे ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। अब पूरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट पहला जो है, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ब्राजील कोस्ट में जो एंशिएंट रॉक है, ठीक है, एंशिएंट रॉक का जो बेल्ट है वो वेस्टर्न अफ्रीका के रॉक से मैच करता है। अब देखो लोग समझ रहे होंगे ये कैसे बोल रहा है कौन, एकदम डायरेक्ट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से, एविडेंस में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिट्टो वहीं से ये स्टेटमेंट पूरा उठा के यहां पे रख दिया गया है, बस कोई चेंजेस नहीं है, सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं किया, और ये पूरा क्वेश्चन में सेम वही हुआ है। हम लोग एल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में, वहां से ये पूरा उठाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी जो उठाया है ना, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना, ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। कॉन्सेप्ट उठाए तो बात अलग है, देखो स्टेटमेंट उठा रहा है वहां से, और ऐसा एक साल नहीं हर साल देखने को मिलेगा आपको। तो आप समझो कि एनसीईआरटी कितना बढ़िया सोर्स है और कितना छोटा सोर्स है जहां से हम ज्योग्राफी को इजीली कर सकते हैं। अभी देखो स्टेटमेंट 3, ये भी आप अगर पढ़े हो तो आपको याद होगा, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। एकदम सेम स्टेटमेंट,
एनसीईआरटी खोजना ये तीनों स्टेटमेंट। अब मैं बता भी देता हूं कहां पे खोजना। जो एल्फ्रेड वैगनर का कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया गया चैप्टर 3 में जब हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे होंगे, उसमें आप देखना ये तीनों स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में वहीं पे मिल जाएंगे। समझ रहे हो कितना इजी इजी यहां पे पूछा जा रहा है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट वहीं से उठे हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। खत्म। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगता अगर मैं पेपर देने बैठा होता तो। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हर साल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर सीरीज जो आने वाला है, उस लेक्चर सीरीज को अच्छे से करना, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ होगा वो मिलेगा, और अदर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं और से मेहनत ना करना पड़े। और अगर आपको ज्योग्राफी से डर लगता है, ज्योग्राफी में गेस वर्क करते हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखकर पैनिक करते हो, तो आप समझ जाओ आप बहुत सही जगह पे आए हो। आपको यहाँ पर ज्योग्राफी से डर लगना बंद हो जाएगा। जो पैनिक करते हो ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख के, वो खत्म हो जाएगा। एंड जो गेस करते हो ना ज्योग्राफी में, वो भी बंद कर दोगे एकदम। जो आप दिमाग में सोच रहे हो ना, आप वहां से निकलोगे कि ज्योग्राफी के मैंने 8 क्वेश्चंस लगाए हैं ना, आठों के आठों सही है, दिमाग में ही चल रहा है, 16 नंबर तो मेरे फिक्स है। ऐसा ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये मैंने टेस्ट किया हुआ है। और अगर आप चाहते हो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से, वो इजीली सॉल्व हो जाए, प्रिडिक्टेबल लगे, और स्कोर बूस्ट करे आपका, तो ज्योग्राफी आपको इस तरह से ही पढ़ना है। बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो ज्योग्राफी है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी शेड्यूल है उनके पास, जो हमारे प्रीलिम्स प्रोग्राम में पेड प्रोग्राम में ज्वाइन है। ये पेड प्रोग्राम कितने का है? तो ₹999 पर मंथ। ठीक है, समझ रहे हो, सिर्फ 99 का पर मंथ है, मतलब 4 महीने का प्रोग्राम इज 4000। क्या मिल रहा है? लेक्चर मिल रहा है। ये तो हर किसी के लिए फ्री, ये बस समाज सेवा के लिए। लेकिन जहां पे मुझे बनाना पड़ रहा है कंटेंट, बस उसके लिए आपसे, जो मैं टाइपिंग करवा रहा हूं ना जिससे, उसको सैलरी देने के लिए आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और वो भी बहुत लोगों से नहीं, बस उसको जितना हो जाए। और मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैंने सीट लिमिटेड रखा है 30 सीट, इससे ज्यादा नहीं, ताकि ये जो 30 स्टूडेंट है ना, 100% सक्सेसफुल हो, उनको प्री में अपना स्कोर दिखे। तो अब जो इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ कर समझाएंगे, पीवाईक्यू को डिकोड करेंगे, और ज्योग्राफी को एक लॉजिकल सिस्टम में बना देंगे, जिसके बाद ज्योग्राफी अपने आप इजी हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम अपने लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर पसंद आया हो, ओरिएंटेशन समझ में आया हो, तो आओ वापस से हमारे साथ ज्योग्राफी का भी प्रिपरेशन करो, और देखो ज्योग्राफी में आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या नहीं होते हैं। थैंक यू।